नाज़रीन, आज मौसम बहुत अच्छा है। शदीद गर्मी के बाद जब ऐसा मौसम आता है तो बंदा वैसे ही बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन खैर, हमारा मौजू यही है कि अब सबसे पहली बात कि सियासत में मौलाना साहब क्यों ज़रूरी हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है दिन ब दिन माज़रत के साथ एक आलूदा सियासत का नाम दूंगी मैं उसे, कि जिसमें कामयाब होने का जो राज है वो ये नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं या आप में बहुत टैलेंट है या आपको बहुत ज़्यादा सियासत आती है, बल्कि हम एक ऐसा बहिश्ते दरवाज़ा है कि जिसमें से आपको गुज़रना पड़ता है, और जब आप उस बहिश्ते दरवाज़े में से गुज़र आते हैं तो आप एक कामयाब सियासतदान बन जाते हैं। और अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब बात वही है कि मुझे कुछ चीज़ें जो है आज की सियासत को देखते हुए हमें बहुत ढकी छुपी करनी पड़ती है, लेकिन खैर मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह हम सियासत की बात कर रहे थे कि देखिए 80 की दहाई में भी इतने बुरे हालात नहीं थे हमारी सियासत में, लेकिन दिन ब दिन मैंने देखा कि सियासत में जो तब्दीलियाँ आई तो इखलाकी तौर पर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा गिरावट मैं देखती हूँ कि अब वो वाली सियासत नहीं है। आप सियासत के बेस पे सियासत नहीं करते, बल्कि आप ओछे और घटिया हथकंडे यूज़ करते हैं, और उसके बिना पे जो सियासत होती है, मसलन कैरेक्टर असैसिनेशन करना, मसलन आप किसी के लिए वो वीडियोस बनाना, उनकी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करना। मौलाना साहब ने जो तकरीर की और जिस किस्म की बातें की, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने शायद वादे याद दिलाने के लिए जो उनसे किए गए थे, तो शायद वो वादे याद दिलाने के लिए झंझोड़ा है उन्होंने कि भाई मुझे भी कोई इक़्तिदार में कोई हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये तो जो कुछ मौलाना ने कहा और जो कुछ जिस किस्म की तकरीर थी आजकल के दौर में, ये तो एक सियासी गुनाह कबीरा है। क्योंकि देखिए, हम सोच भी नहीं सकते कि किसी और पार्टी का रुकन या अवाम या पीटीआई का बंदा अगर इस किस्म की तकरीर करता, तो मेरा तो ख्याल है कि आधी तकरीर भी नहीं होती और डाले आते और उसको उठा के ऐसे गायब करते कि नामो निशान नहीं होता। लेकिन मौलाना साहब ने पूरी तकरीर, ना सिर्फ पूरी तकरीर की, उसके बाद पार्लियामेंट में जाके भी इस चीज़ के ऊपर बातें की। तो देखिए, अब इसको हम क्या कहें, या तो यही है कि लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए उन्होंने ये बात की है कि जी वो बड़े जज्बाती हो गए हैं, या वो तो बड़े ही वरना समझ नहीं आती कि उनका अचानक इस तरह से बातें करना, और उनको किसी ने कुछ कहा भी नहीं। तो ये चीज़ें हमें समझाती हैं कि ये रियलिटी नहीं है, बल्कि ये भी मौलाना साहब का कोई ना कोई एक हरबा कह लें या कोई एक तरीका है। तो नाज़रीन, मुझे एक और बात याद आई कि आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर ने इलेक्शन जीते थे और ये था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, तो सबसे ज़्यादा मुखालफत मौलाना साहब ने की थी कि इस्लाम में जो है वो औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है। लेकिन आपको पता है वो कैसे जायज़ हुई? वो जब बेनज़ीर ने उन्हें कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाने की ऑफ़र दी, तो मौलाना साहब तो फ़ौरन जाके वहाँ बैठ गए और उन्होंने जो है वो उसको अपना फतवा वापस लेते हुए उन्होंने जो है वो उसको जायज़ करार दे दिया। तो ये सारी क्वालिटीज़ उनमें हैं। यही रीज़न है कि वो हमेशा हुकूमतों का हिस्सा रहते हैं और वो हर एक के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। उन्हें हर हरबा और हर हथकंडा आता है कि किसको कैसे राम करना है, किसको कैसे खुश करना है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि सियासत में तो ये होता है कि इक़्तिदार, फिर कभी आपको जेलें भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन मौलाना साहब वाहिद वो शख्सियत है कि जिन्होंने हर इक़्तिदार में मज़े लिए हैं, लेकिन आज तक कभी जेल का रुख नहीं किया। तो अब इसको आप कह लें, उनकी अक्लमंदी कह लें, उनकी जो भी कह लें कि ये उनका एक तरीका है। तो अभी भी आपने देखा कि मौलाना साहब, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2024 से लेके 2026 तक मौलाना जो है वो इक़्तिदार में नहीं रहे, और इसका उन्हें बहुत दुख है और बहुत तकलीफ़ रही है, क्योंकि उनसे वादा किया गया था। आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत को रजीम चेंज किया गया, तो रजीम चेंज करने में मौलाना साहब का बहुत बड़ा किरदार था, वो उसका एक हिस्सा थे। और बाद में जब डेमोक्रेटिक अलायंस बना, तो
मौलाना साहब को उसका हेड बनाया गया था और वो उसको हेड कर रहे थे और इनसे बड़े वादे और बड़ी चीज़ें कही गई थी। एक तो ये था कि शायद इनको प्रेसिडेंट बनाने की भी बात की गई थी। तो बहरहाल बड़े इसमें वो इन्होंने सारा अमल दखल में हिस्सा लिया और रजीम चेंज के बाद अफसोस कि पहली दफ़ा उनको ये हुआ कि वो हुकूमत का हिस्सा ना बन सके। वो जो उनको ख्वाब दिखाए गए थे या जो उनसे वादे लिए गए थे वो पूरे नहीं हुए कि उनको सदर प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। तो मेरा ख़्याल है कि यही वो रीज़न है कि 2 साल तो उन्होंने बड़ा सब्र किया। तो अभी हाल ही में आपने जो उनकी एक स्पीच देखी जिसमें सब लोग, सारा मीडिया, सब परेशान थे कि ये क्या हो गया। तो नाज़रीन, ये चीज़ें माजी में भी होती आई हैं कि ये एक टैक्टिक्स है, ये एक तरीका है, ये मौलाना साहब का एक हरबा है। उनको झंझोड़ रहे हैं वो कि जिन्होंने उनसे वादे किए थे कि उनको बनाने को। तो उन्होंने ये जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी है, ये इसके पीछे भी एक मकसद है और वो मकसद यही है कि मौलाना साहब याद कराना चाहते हैं कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या क्या वादे किए थे, मैंने किस किस तरह आपका साथ दिया। आज मौलाना साहब जमहूरियत की बात करें, उनसे पूछें कि वो भी तो फॉर्म 47 के तहत ही उसका हिस्सा बने थे। तो जब खुद अपनी बात हो तो आप फॉर्म 47 के तहत पार्लियामेंट में भी आ जाते हैं, जबकि आपके रुकन भी उसी फॉर्म 47 के तहत बैठे हैं। फिर अचानक आप जमहूरियत की बातें करने लगते हैं। समझ लें कि बस मौलाना साहब सियासत में लाजिम व मलजूम है। आपने कोई कानून बनाना है या आपने कोई और चीज़ें करनी हैं तो आपको मौलाना साहब को ज़रूर मनाना पड़ेगा। तो यही मेरा ख़्याल है, इसी चीज़ का मौलाना साहब फ़ायदा उठाते हैं। तो बहरहाल आपको याद होगा, सच मुझे याद आया कि एक दफ़ा और अभी इसी दौर में, जबकि किसी को इजाज़त नहीं थी, वो कहते हैं ना ज़बाबंदी थी, कोई इकट्ठा नहीं हो सकते थे, दफ़ा 144 भी लगी हुई थी। तो लेकिन मौलाना साहब तो अपनी जो उनके मदरसे के बच्चों को लेके डी चौक पे भी पहुंच गए थे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पे तो बड़ी गाड़ियाँ भी थीं और बड़े खाने और बिरयानियाँ और सब कुछ चल रही थी। तो मौलाना साहब को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अक्सर मिलती रहती हैं और यही बात है कि वो हमेशा इक़्तिदार का हिस्सा भी रहते हैं और फिर उसके बाद वो इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। अब देखना ये है कि जो कुछ मौलाना साहब ने कहा, बात तो देखें, जो कुछ उन्होंने कहा तो उसके लिए मैं यही कहूँगी, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। चीज़ें तो सच हैं लेकिन सीधी बात है कि हम उसे कह भी नहीं सकते कि हाँ उन्होंने कुछ चीज़ों में शायद उन्होंने ज़्यादती कर दी, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो तो आप भी समझते हैं कि, और मैं भी समझती हूँ कि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मौलाना साहब क्यों ज़रूरी हैं, ऐसी क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि वो हर हुकूमत का हिस्सा भी होते हैं, हर इशू के ऊपर, हर जब भी इक़्तिदार जो एक जगह से दूसरी जगह जब इक़्तिदार दिया जा रहा होता है तो उसमें भी उनकी मशावरत की ज़रूरत होती है। इसके अलावा और भी कोई मुल्की मसाइल हों तो मौलाना साहब से ज़रूर मशवरा लिया जाता है। तो फिर सवाल बनता है कि मौलाना क्यों ज़रूरी है।